अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुरहाम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक वजाहत कि हमारा इस वीडियो के अंदर किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है कि किसी की बीमारी का कोई मजाक हम उड़ाएं, बल्कि इस वीडियो के आगाज़ में हमारी तमाम बीमारों के लिए ये दुआ है रब के हजूर के अल्लाह पाक तमाम बीमारों को जो है वो सेहत कामला अता फरमाए। जितने भी लोग कोरोना से बीमार हैं या दीगर बीमारियों से, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी दिनों की खामोशी के बाद आखिरकार जो अपनी चुप है वो उन्होंने तोड़ दी है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान क्यों बीमार थे या आखिर उन्हें क्या बीमारी थी। और दूसरी बात, हम आपको ये बताएंगे कि बीमारी के दौरान उनकी मियाँ नवाज शरीफ से क्या बातें हुई हैं और मौलाना है वो नवाज शरीफ की बातें क्यों मानने पर मजबूर हैं, क्योंकि आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है पीपल्स पार्टी को। आज पीडीएम का इजलास था और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उनका यह बयान सामने आया कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो बचगाना हरकतें कर रही है और अब वो कोई बयान नहीं देंगे। उनका ये आखिरी बयान है और वो जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी वजाहत नहीं देगी उस वक्त तक जो है वो उनके साथ जो है वो किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी वाले जो है वो बाप को अपना बाप बनाएंगे। अच्छा, अब जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है बाप को अपना बाप, अब वो तमाम लोगों के सामने वो बात खुल चुकी है। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं और इस हवाले से कुछ हकायक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि मौलाना साहब को क्या बीमारी थी, क्यों वो बीमार हो गए और उनकी नवाज शरीफ से क्या बातें हुई और वो क्यों बात मानने पर नवाज शरीफ की मजबूर हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हुए हमारे जो मखसूस मीडिया ग्रुप्स हैं वो अपने मतलब की चीज़ें आपके सामने रखते हैं और बाज़ चीज़ें जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे वो उसको गोल कर जाते हैं। तारीखी हकाइक के साथ हम आपके सामने चीज़ें रखेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अखबारात का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है और उन रिकॉर्ड के सामने कुछ चीज़ें, उन रिकॉर्ड की सूरत में कुछ चीज़ें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एक इंप्रेशन मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये है कि शायद वो को बहुत बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और उनकी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है और उन्होंने कभी बाप से मदद नहीं मांगी और उनके वालिद मरहूम भी जो है वो शायद बाप के खिलाफ थे। ऐसा हरगिज नहीं है। पहले तो आप मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मरहूम जो कि 1980 में फोत हो गए, वो जो है वो भुट्टो साहब की जब हुकूमत थी तो उस दौरान वो अपोजिशन लीडर तो थे मरकज के अंदर, लेकिन उनकी जमात की जो है वो कुछ कोलैबोरेशन के साथ दो सूबों में हुकूमतें भी थी। उन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ 77 के इंतखाबात के बाद एक तहरीक चलाई। पीएनए में के वो मरकजी रहनुमा थे और उसके बाद फिर जब जनरल ज़िया का मार्शल आया उसके नतीजे में आया एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो है वो तहरीक चलाई। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम उनका हिस्सा नहीं थी। ऐसा हरगिज नहीं था। जमीयत उलमा इस्लाम भुट्टो की फांसी तक जो है वो मौलाना मुफ्ती महमूद वो जनरल ज़िया के साथ रहे। 1 अप्रैल 1979 को जब भुट्टो की जो हमशीरा थी उनकी जो रहम की अपील थी वो भी मुस्तरद कर दी सदर जहां ने, तो मुफ्ती महमूद का एक बयान अखबारात की जीनत बना कि हमारे मकासद पूरे हुए, आज हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। यानी वो हुकूमत में ही रहे तकरीबन 2 बरस तक, 5 जुलाई से लेकर अप्रैल 79 तक, 5 जुलाई 77 से अप्रैल 79 तक। और जब फांसी कंफर्म होगी तो फिर वो अलहदा हुए और 4 अप्रैल को जब भुट्टो को फांसी हुई तो उनका एक बयान अखबार में आया, आज भुट्टो से हमारे तमाम इख्तलाफात खत्म हो गए। जी बिल्कुल, ये तारीखी हकायक है। यानी भुट्टो की फांसी दिलवाने के बाद उन्होंने कहा कि आज हमारे भुट्टो से जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो गए। ये तारीख रिकॉर्ड का हिस्सा है और मैं अपनी तरफ से कुछ आपको नहीं बता रहा। फिर लोग जो है वो इस बात के ऊपर बुरा भी बनाते हैं और गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं तो हकायक आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद मौलाना साहब की उम्र थी जनाब 57 वर्ष, माफ़ कीजिएगा 27 वर्ष जब वो मुफ्ती साहब फोत हुए। 1980 में वो ज़्यादा सियासत में एक्टिव नहीं थे, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, बरूने मुल्क भी थे। और इस दौरान क्योंकि जमात इस्लामी फ़वाइद उठा चुकी थी, ज़िया से इन्हें नाराज़गियाँ भी थी, ये ज़रा हट के रहे। फिर 2 ग्रुप भी बन गए, मौलाना दरखास्ती साहब, मौलाना समीउल हक, मामला आगे चलता रहा। 88 में ये पॉलिटिकल पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा इन हुए और उस वक्त भी इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। ये भी तारीखी हकायक है, अपनी एक वीडियो में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। और उस अदम एतमाद में जिसमें सारे ये नवाज शरीफ वगैरह और बाकी होटल्स में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फजल रहमान हमेशा साथ मौजूद होते थे। दरमियान में 90 की दहाई में फिर इन्होंने दोनों तरफ से नवाज शरीफ से और बेनज़ीर की हुकूमतों से इन्होंने कुछ फ़वाइद उठाने की कोशिश जो है वो की। बेनज़ीर के साथ भी ये शामिल रहे। 99 में फिर जो है वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए ये सड़कों के ऊपर थे। इसके हवाले से मैं कई कालम अहमद मीर के आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो है वो तहरीक चलाई। और उसके बाद 2002 में एक मरतबा फिर ये बाप
जिसकी तरफ इशारा करते हैं, बाप के कहने पे ही उस वक्त लोग कहते हैं, आजकल आमिर मीर साहब कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ बाप के कहने पे तहरीक चली थी 1999 में, तो फिर इस बात को माने कि बाप की जो है वो मदद हासिल थी मौलाना फजल रहमान साहब को। फिर बाप के साथ मिलकर मौलाना फजल रहमान एक अपोजिशन लीडर भी बन गए अपने वाले साहब मरहूम की तरह। उसके बाद फिर सूबों के अंदर उन्होंने हुकूमतें भी की, मुतहदा मजलिस अमल, फिर वो LFO के ऊपर उनका क्या किरदार रहा वो पूरी कौम पूरी तारीख के सामने है। किस तरह से उन्होंने जो है वो काजी हुसैन अहमद उनसे फासला अख्तियार करते गए, ये तमाम फवायद उठाते रहे। और उसके बाद मुसलसल मुशर्रफ का जितना भी इरा रहा, उस इवन जो है वो मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक भी चल रही थी सड़कों के ऊपर, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा थी, उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान एक फासले के ऊपर थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं खुद उस वक्त फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग जो है वो कर रहा था। फिर आता है 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से उन्होंने तमाम तर जो फवायद थे वो उन्होंने हासिल किया आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर, यानी 2002 में मुशर्रफ से, 2008 में आसिफ जरदारी से। फिर जो 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी, फिर वो जाके नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए और उन्होंने तमाम तर फवायद वजारतें जो है उन्होंने नवाज शरीफ से हासिल की, ये रिकॉर्ड है। दोस्तों 2018 के इंतखाबात वो वैध इंतखाबात थे कि जिसके बाद मौलाना फजल रहमान का फैक्टर इंतहाई कम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सफाया कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बलूचिस्तान में भी कम नशिस्तें मिली, जिसके बाद ये जाती मुखालफत में आगे जो है वो सबसे पहले इन्होंने इमरान खान को यहूदी एजेंट और दीगर चीजें कहना शुरू की। खैर इमरान खान भी ने मौलाना डीजल और दीगर अलकबात से नवाजते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला चले गए। पहली दफा ये हुआ गुज़श्ता 30 वर्षों में कि इनको हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिल पा रहा। उसके बाद ये मुसलसल पहले दिन से इस कोशिश में मसरूफ हैं कि किसी तरह से इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, और आखिरकार फिर कुछ मीडिया के लोगों की मदद से, कुछ नवाज शरीफ की मदद से, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, और कुछ क्वार्टर्स के अंदर मौजूद नवाज शरीफ की सरमायाकारी की मदद से, हर क्वार्टर का मैं जिक्र कर रहा हूं। मौलाना साहब को पहले भी आगे किया गया, वो आगे जब उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना था 2019 में, आप देखें कैसे धरना चल रहा था और इसी दौरान कैसे सफाई से नवाज शरीफ जो है वो बाहर निकल गए, जिसका एतराफ जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें ये कहा गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ उनकी बातें के जो है वो, उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ। तो क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि फवायद हासिल किए आपने नवाज शरीफ के लिए डेफिनेटली, जिसके ऊपर हाफिज हुसैन अहमद जो आपकी पार्टी के एक अहम तरीन रुकन रहे हैं, अभी भी हैं, जो उनको मैं घर का भेदी कहता हूं, वो अहम तरीन बातें भी करते रहते हैं, वो तो पैसों का इल्जाम भी लगाते हैं। उसके बाद फिर जब APC हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों से मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह बने, एक मरतबा फिर गुज़श्ता 6 माह में इन्होंने सारा जोर लगा लिया। पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही थी और आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान सिर्फ एक बात करके कि हम लॉन्ग मार्च कैंसिल कर रहे हैं चले गए, गायब हो गए, और उसके बाद से लेके कई हफ्ते गुजर गए, आज वो उन्होंने अपना चेहरा कराया है। और इस दौरान मुसलसल लोग पूछते रहे मौलाना फजल रहमान साहब क्यों बीमार हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को क्या बीमारी है, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों खामोश हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जिस्मानी बीमारी के हवाले से तो इमरान खान का भी मजाक उड़ा चुके हैं। उन्होंने कहा कि या तो उन्हें कोरोना नहीं है, या फिर वैक्सीन झूठी है, या फिर कोरोना झूठा है। काफी सारी उन्होंने बातें की कि इलेक्शन कमीशन उन्होंने जाना था, इसलिए इमरान खान कोरोना का बहाना करके बैठ गए हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, लेकिन ये तमाम तर ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत में रहने की बीमारी है। ये इसको मानना पड़ेगा। आप सब ये हकाइक मैंने आपके सामने रखे हैं कि मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में रहने की बीमारी है, मौलाना फजल रहमान को जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करने की बीमारी है। और अगर उन्हें फायदा हो रहा हो तो जमहूरियत उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर वो उस जमहूरियत का हिस्सा ना हो तो वो उसको डिस्टेबलाइज करने लग जाते हैं, चाहे 88 हो, चाहे 99 हो, चाहे आप 2018 1920 हो। दरमियान में उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया, जरदारी और नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमतों का इसलिए साथ दिया क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा था। अब भी वो नवाज शरीफ के ज्यादा करीब है। मौलाना कि करीबी साथी ने इसके हवाले से इल्जाम लगाए हैं कि मौलाना ने, मुझे नहीं पता, ये मौलाना के साथी कहते हैं कि उन्होंने पैसे पकड़ रखे हैं, अरबों रुपए जो है वो उन्होंने लिए हैं, और उनकी ये कोशिश है कि वो वादा अपना पूरा करें। और नवाज शरीफ ने इस दौरान उनसे एक नहीं, जराये के मुताबिक 2 राब्ते किए हैं इस बीमारी के दौरान। और इन राब्तों में उन्होंने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ऊपर, हमारी क्या पॉलिसी होगी PDM की, वो भी उन्होंने डिस्कस की और उन्होंने गो हेड भी दिया है। और मौलाना फजल रहमान साहब मजबूर भी हैं बात मानने पे, क्योंकि बकौल उनके रहनुमाओं के कि मौलाना फजल रहमान ने उनसे वादा कर रखा है कि जैसे उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था, ऐसे वो धरने के जरिए, अपनी कोशिशों के जरिए हुकूमत पर दबाव डालकर जो है वो मरियम नवाज को भी मुल्क से बाहर लंदन भिजवाएंगे। ये सारा प्लान जो है वो इसीलिए था। मौलाना फजल रहमान की बीमारी और मरियम नवाज की बीमारी भी इकट्ठी आई। मौलाना फजल रहमान की खामोशी और मरियम नवाज की खामोशी भी कुछ अर्सा इकट्ठी रही। कल परसों जो है वो मरियम नवाज पहले बोली और आज मौलाना फजल रहमान भी बोल पड़े। ये तमाम बातें ये जाहिर करती हैं कि ये बीमारी एक सियासी बीमारी थी। इस बीमारी का मकसद NRO हासिल करना था, और इस बीमारी का मकसद हुकूमत को घर भिजवाना या घर ना भिजवाया जा सके तो फिर वो जो उनके दोस्त इल्जाम लगाते हैं वो उन उस पैसे पकड़ने की रोशनी में
मरियम नवाज को जो है मुल्क से बाहर भिजवाना। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं कि मौलाना फजल रहमान को क्या बीमारी थी, वो मौलाना फजल रहमान क्यों बीमार रहे, नवाज शरीफ की बात मानने पर क्यों मजबूर है, वो कितने राब्ते में है नवाज शरीफ से, और पीपल्स पार्टी को क्यों उन्होंने साफ पैगाम दे दिया है कि आप पीडीएम छोड़ सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।